नमस्कार दोस्तों, आज हम खास मुलाकात में मुलाकात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से। ओम प्रकाश जी मित्तल साहब हैं, लघु उद्योग भारती के फाउंडर रहे हुए हैं, वन ऑफ द फाउंडर रहे हुए हैं, जो लघु उद्योग भारती आरएसएस का ही संगठन कहा जाता है। जी ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पे। स्वागत, धन्यवाद जी। लघु उद्योग भारती की स्थापना 25 अप्रैल 1994 में हुई। इस संगठन को प्रारंभ करने के लिए 1991 के WTO के एग्रीमेंट के बाद में कुछ विचारकों ने ये सोचा कि भारत के अंदर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बचाने के लिए हमें एक संगठन की, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की आवश्यकता है। उनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्रीमान कुपाली सीतारामैया सुदर्शन जी, मोरोपन जी पिंगले और दिल्ली के विश्वामित्र जी बहल, और हम लोगों से भी विचार विमर्श उस समय करके एक इस लघु उद्योग भारती की संस्था का निर्माण किया, जिसकी विधिवत स्थापना 25 अप्रैल 1994 को हुई। 25 अप्रैल 1994 को हम कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, इसलिए एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के नाम ने लघु उद्योग भारती की स्थापना की गई। जी। मैं स्वयं जो है प्रारंभ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आपने बताया कि 16 साल की उम्र से आप जुड़े हुए हैं और आपने कार सेवा भी दी हुई है, और बताइए सर, मैं चाहूँगा आप अपने। नागौर जिले का मूल निवासी, तरनाव गांव का निवासी हूँ। मेरा एजुकेशन डीडवाना बांगड़ कॉलेज से हुआ है। तो मैं 70-71 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा, और 74 के अंदर मैं जब द्वितीय वर्ष सेकेंड ईयर कॉमर्स में था, तब मैं संघ के विस्तारक और प्रचारक के नाते 16 साल की उम्र में संघ विस्तारक और प्रचारक के नाते निकला। और जब बाड़मेर के अंदर मैंने ये सेवाएं संघ के कार्य के लिए दिया। 1975 के अंदर जब झुंझुनू के अंदर OTC लगा हुआ था, मैं उस OTC द्वितीय वर्ष OTC के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा था, तो मैं संघ के विस्तारक प्रचारक के नाते 3 साल का समय देने के लिए मैं वहाँ से बाड़मेर चला गया। जी। इमरजेंसी लगने के बाद में, चूंकि बाड़मेर के प्रमुख सभी कार्यकर्ता इमरजेंसी के तुरंत बाद संघ पे प्रतिबंध लगने के कारण गिरफ्तार हो गए, लेकिन मैं उम्र में कम था और इसीलिए तुरंत ध्यान में नहीं था। तो कुछ समय मैंने अंडरग्राउंड भूमिगत रह करके कार्य किया बाड़मेर जिले के अंदर। तो इमरजेंसी लगी 26 जून 1975 को, और मैं स्वयं जो है 21 फरवरी 1976 तक मैं अंडरग्राउंड थे, भूमिगत था। क्या व्यवस्था थी जब इमरजेंसी लगी? क्या भावनाएं थी देश के प्रति? आप युवा थे उस समय, क्या भावनाएं थी और कैसे मतलब इमरजेंसी को आपने कैसे भोगा, और उस समय का थोड़ा विस्तार से वर्णन कीजिए। आपातकाल के अंदर एक लोकतंत्र की हत्या का मामला था। देश के अंदर संवैधानिक प्रक्रिया पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। कोई भी व्यक्ति बोलने की आज़ादी नहीं थी, प्रेस मीडिया बिल्कुल प्रतिबंधित था, और उस समय के संघर्ष के अंदर ऐसा लगता था कि किस समय क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं था। विपक्ष के सारे नेता, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, सभी जेल के अंदर चले गए थे। तो हम लोग कार्यकर्ता के नाते केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन था जिसके ऊपर सबको उम्मीद थी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इमरजेंसी के कुछ महीनों बाद के अंदर भूमिगत एक्टिवेट करते हुए कुछ पैम्पलेट्स वगैरह निकाल करके, कुछ ब्रोशर्स वगैरह निकाल करके घरों के अंदर संपर्क करके घर के अंदर देते, आम पब्लिक में पहुंचाए, आम पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश की। उस एक्टिविटीज में चूंकि प्रमुख कार्यकर्ता वहाँ बाड़मेर के और नागौर के गिरफ्तार हो गए थे, तो हमने उसमें अच्छा वर्किंग किया। लेकिन एक दिन की घटना मुझे आज भी विशेष रूप से याद आ रही है, जिसका विवरण मैं आज आपके इस चैनल पे देना चाहता हूँ। मैं बाड़मेर से एक रात्र को ट्रेन चलती थी, हमारी जोधपुर के अंदर एक भूमिगत मीटिंग संघ की राजस्थान प्रदेश की कुछ होने वाली थी जी। तो उस मीटिंग में मैं भी बाड़मेर से, चूंकि प्रमुख रूप से कार्यकर्ता एक ही बचा हुआ था, तो बाड़मेर जिले से मैं आया
लेकिन जैसे ही रात्रि को 10:30 बजे ट्रेन में बैठा, मेरे साथ में एक CID इंस्पेक्टर तो है, इसका नाम उस समय गांग करके थे, तो वो बैठ गए होंगे, मेरे चढ़ गए साथ होंगे। में पास में ही बैठ गए। तो मुझे लगा कि अब तो अगर अपन मीटिंग में जाएंगे तो डिस्टर्बेंस होगा, पूरे मीटिंग में जितने लोग होंगे वो सब गिरफ्तार हो जाएंगे। आपको पता चला कि ये CID ऑफिसर है? CID इंस्पेक्टर चूंकि बाड़मेर में भूमिगत काम कर रहा था, हाँ, तो मेरे को उसकी जानकारी थी कि पहले से ही जानकारी थी, तो मैंने उसको अवॉइड करने की कोशिश की। रात्रि को 1-1:30 बजे के आसपास उस समय समदड़ी स्टेशन आया करता था बाड़मेर जिले के, जो बालोतरा के पास में समदड़ी स्टेशन है। मैंने जब उसको नींद आ गई तो उतर गया, लेकिन मेरे को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं उस समय लगा कि सब गिरफ्तार हो जाएंगे, तो मैं समदड़ी स्टेशन पे उतर गया। जब तक ट्रेन नहीं गई तो भयंकर ठंड का समय था, जनवरी मास का समय था बाड़मेर के अंदर, और उस समय मेरे पास कुछ ओढ़ने के नहीं थे, लेकिन मैं नीचे उतरा। नीचे उतर करके और मैं, क्योंकि उसको ट्रेन जब रवाना हो गई, कुछ समय तक ट्रेन के पास में खड़ा रहा था कि कोई वो नहीं उतर जाए। फिर जब ट्रेन रवाना हो गई वहाँ से, तो मैं समदड़ी के अंदर एक कार्यकर्ता थे जिसका मेरा परिचय था, तो उसके घर गया, लेकिन वो रेलवे कर्मचारी थे, रेलवे के स्टेशन मास्टर थे। अच्छा, सरकारी कर्मचारी के कारण उनको दुविधा नहीं हो जाए, इसीलिए मैंने उनसे आग्रह भी नहीं किया कि वो मुझे रुका ले, पर मैं जरा सी चाय पी करके उनके घर से निकल गया। उन्होंने जो सजेशन दिया, तो मैं समदड़ी से बालोतरा पैदल गया। कितना किलोमीटर? 25-30 किलोमीटर था। उस ठंड में थी, रात में? उस ठंड में रात के अंदर, क्योंकि और कोई कार्यकर्ता मेरा परिचित समदड़ी स्टेशन पे था नहीं, और गोविंद जी सोनी जो समदड़ी के स्टेशन मास्टर थे, वो उनको मैं सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता था, इसलिए वहाँ रहा नहीं। और मैं वहाँ से समदड़ी से बालोतरा पैदल, कुछ बीच में पैदल, कुछ छकड़े, इस प्रकार से ऊँट गड़ी, इसमें कुछ सहयोग लिया, लेकिन फिर भी बहुत समय लगा। सुबह 8 बजे करीबन जाकर के मैं पहुँचे, कुछ बात करके काफ़ी समय, 7-8 घंटे बाद में मैं बालोतरा पहुँचा। बालोतरा मेरा परिचय उस समय चंपालाल जी बांटिया, उस समय जनसंघ के नेता हुआ करते थे, वो उनका अपना प्रभाव क्षेत्र था, इसीलिए उन्होंने वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। उनका कोई व्यक्तिगत प्रभाव कोई जुडिशियली के अंदर था, इसलिए उनका गिरफ्तार नहीं हुए। तो उनसे मैंने मुलाकात की, और उन्होंने फिर मुझे नाकोड़ा मंदिर में कुछ समय रहने के लिए आग्रह किया। जैन समाज का बड़ा मंदिर है, तो मैं कुछ समय 10-12 दिन वहाँ नाकोड़ा मंदिर में मैंने गुजारे। और उसके बाद में ऊपर से निर्देश होने के बाद में सत्याग्रह हमारा कॉल ऑफ हो गया था। उस समय सब जेल ब्रो आंदोलन था, लोकतंत्र सेनानी को अभी सरकार इनाम पुरस्कार दे रही है और पेंशन भी दे रही है, लेकिन उस समय तो न तो ये कल्पना थी, लेकिन निश्चित रूप से उस समय के साथ में नाकोड़ा मंदिर में रहते हुए बाद में मेरे पास सूचना आई कि चूँकि हमारी नज़र थी, कुछ समय हमने और भूमिगत काम किया, मैंने 15-20 दिन, लेकिन बाद में जोधपुर के हमारे प्रमुख अधिकारी थे माननीय लक्ष्मण सिंह जी शेखावत, जो बाद में यहाँ के क्षेत्र प्रचारक, राजस्थान के क्षेत्र प्रचारक भी रहे जी, उनके निर्देशानुसार फिर सत्याग्रह कॉल ऑफ होने के बावजूद भी मैंने भारत के अंदर 21 फरवरी को स्वयं को पुलिस में जोधपुर के अंदर समर्पण कर दिया जी। वो 3 व्यक्तियों के साथ में मैंने उस समय समर्पण किया। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं वापस अपन। मैं चाहूँगा एक थोड़ा ब्रीफ, मतलब इसके बाद ब्रीफिंग करते हुए लघु उद्योग भारती की क्या भूमिका है, आज के परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योग भारती कहाँ स्टैंड कर रहा है, और आपने लघु उद्योग भारती में क्या क्या सेवाएं दी एज ए अध्यक्ष रहते हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं आप, तो उस राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए आपने क्या क्या सेवाएँ दी? देखो, लघु उद्योग भारती जैसे मैंने बताया, ये एक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज जी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का एक संगठन है जी। मैंने राजस्थान के अंदर इस लघु उद्योग भारती को जैसे तो नेशनल लेवल पे भी मैं ये फाउंडर के नाते, गाइडलाइंस के नाते साथ में था, पर उस समय के हमारे राजस्थान के क्षेत्र प्रचारक श्रीमान कृष्ण भैया जी वो थे। उन्होंने मुझे ये बताया कि आप यह लघु उद्योग भारती राजस्थान के अंदर प्रारंभ करना है, तो मुझे यहाँ राजस्थान प्रदेश संयोजक के नाते यहाँ लघु उद्योग भारती प्रारंभ करने के लिए दिया। आई वॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द राजस्थान लघु उद्योग भारती। ओके, और कौन से ईयर की बात है ये? 97 मार्च के अंदर मैं अपॉइंटेड हुआ, और उसके बाद में मैंने ये कार्य लघु उद्योग भारती का यहाँ प्रारंभ किया जी। और उस समय फिर एक प्रथम
4-5 मेंबर्स मैंने बनाए। उसमें यहाँ हमारे एक महेंद्र जी गुप्ता, मोहनलाल जी शर्मा, महेंद्र जी गुप्ता विश्व ब्रह्मपुरी रोलिंग मिल वाले और मोहनलाल जी शर्मा खोज इंजीनियरिंग वर्क्स वाले। अच्छा। ये दोनों मेरे साथ में रहे। कुछ और भी लोग रहे, नवल जी बगड़िया भी एक तो हमारे साथ में रहे जी। तो ऐसे करके कुछ लोगों के साथ में मैंने टोली बना करके यहाँ लघु उद्योग भारती को प्रारंभ करने के लिए कोशिश की जी। और अल्टीमेटली हम सफल हुए वीकेआई विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया से। और हमारा प्रथम कार्यक्रम जो है वो 1998 जनवरी-फरवरी के अंदर लघु उद्योग भारती का पहले का विधिवत स्थापना जो है राजस्थान के अंदर जो है वो वीकेआई एसोसिएशन हॉल के अंदर। ओके। मैं महेंद्र जी गुप्ता को जयपुर प्रांत का अध्यक्ष, मुझे प्रदेश का महासचिव संयोजक से प्रदेश महासचिव बनाया गया। और फिर धीरे धीरे इस संगठन बढ़ता के लिए उस समय हमने 40-50 मेंबर सदस्य, आजीवन सदस्य उनको जोड़े। जोड़ने के बाद में हमने यहाँ लघु उद्योग भारती का ये स्थापना की। मैं प्रारंभ से चूंकि इसमें जुड़ा जी, इसीलिए इसके उद्योग के हित के लिए जो भी समस्या आती थी हम उसको संघर्ष करते थे। जब भी कोई केंद्र के स्तर पे, केंद्र सरकार के स्तर पे या प्रदेश स्तर के सरकार में, जैसे तेल उद्योग के अंदर उसमें भैरू सिंह जी शेखावत की सरकार थी राजस्थान में, बाद में अशोक जी गहलोत की बन गई 90 के अंदर। तो भैरू सिंह जी शेखावत की सरकार के साथ में तेल उद्योग को बचाने के लिए उस समय इम्पोर्ट खूब होता था। यहाँ मार्बल उद्योग को बचाने के लिए मार्बल से एक्साइज हमने फ्री कराई उस समय 2001 के अंदर अशोक गहलोत की सरकार में। अशोक गहलोत की सरकार, यहाँ एक्साइज तो केंद्र सरकार का विषय, केंद्र सरकार का। पर वाजपेयी जी की सरकार के अंदर, वाजपेयी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे जी। वसुंधरा राजे सिंधिया जो देश की यहाँ राजस्थान की बाद में मुख्यमंत्री बनी, उसके पहले वो लघु उद्योग मंत्री थी। तो वसुंधरा राजे जी के सहयोग के द्वारा हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की लघु उद्योग MSME की मिनिस्टर रही है, लघु उद्योग मंत्री रही है जी। उनके सहयोग से, वाजपेयी जी के विशेष सहयोग के कारण, वाजपेयी जी से उस समय हमने प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की जी। यहाँ राजस्थान में उस समय 16 सांसद हुआ करते थे बीजेपी के। सभी बीजेपी के 16 सांसदों को लेकर के हम वसुंधरा राजे जी के साथ में गए जी और वाजपेयी जी से निवेदन किया कि देश में मार्बल उद्योग पर से एक्साइज हटाई जाए। ये एकदम पत्थर का काम है, इसमें ठीक नहीं है। तो उन्होंने उसको एक्साइज से फ्री किया। लघु उद्योग मंत्रालय जो बना वो लघु उद्योग भारती के आग्रह पे 98 में जब वाजपेयी जी की सरकार बनी तो लघु उद्योग मंत्रालय लघु उद्योग भारती के डिमांड पे लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में वाजपेयी जी ने लघु उद्योग मंत्रालय की घोषणा की। बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है। विज्ञान भवन के अंदर उन्होंने लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती की स्थापना का कार्यक्रम किया। जी 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 जी। एक बड़ी उपलब्धि इस प्रकार थी, एक्साइज का हमने माफ कराया। उस समय जनरली जो है 30 लाख रुपए तक एक्साइज लगती थी। मैंने हमारे उस वाजपेयी जी के टर्म के अंदर 2 बार 30 लाख से 60 लाख एक्साइज ड्यूटी कराई। 60 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का एक्साइज ड्यूटी का छूट फ्री किया है। ये भी लघु उद्योग भारती। उस समय मैं लघु उद्योग भारती का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गया था जी 2001-2-3 के अंदर। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की, कई प्रकार की प्रॉब्लमें जो है उसको हम इस प्रकार से फेस करते थे जी। वो हम हमेशा देखा करते थे। तो इस संगठन ने माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज के हित के लिए जी बहुत अच्छे काम किए हैं जी। उन काम के कारण ही लघु उद्योग भारती आज हमारी राजस्थान के अंदर लघु उद्योग भारती की जो स्थिति है जी वो 176 इकाइयाँ हैं 176 ब्रांचेज है राजस्थान के अंदर। ओके। देश भर के अंदर 1060 ब्रांचेज हमारी इसमें लघु उद्योग भारती की वर्किंग कर रही है। और राजस्थान में तो लघु उद्योग भारती जो है ये मुझे बड़ा खुशी होती है कि जिस संगठन की नींव हमने राजस्थान और देश भर में डाली जी वो आज वटवृक्ष का रूप ले चुकी है, वटवृक्ष बन चुका है। और राजस्थान में सरकार ने उसको सहयोग कर दिया और सुझाव भी ले रही है। और सुझाव आज भी हम सीडोज के साथ में ये स्टोना मार्ट लगा रहे हैं, स्टोन मार्ट लगा रहे हैं। लघु उद्योग भारती की हमारी यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना है, सेंटर बन रहा है उसकी जगतपुरा में। जिस समय मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ मेरे इस संगठन का, बाद में और मैं बताता हूँ। उस समय 2017-18 के अंदर हमने वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, उस समय रिको से लैंड का अलॉटमेंट कराया और लैंड अलॉटमेंट करा करके अभी 2024
स्किल सेंटर जगतपुरा की बात करें। जगतपुरा के अंदर स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना है जी। और उसका नींव भी मेरे कार्यकाल के अंदर रहा। वो बहुत जमीन का बढ़िया। अलॉटमेंट भी जी। हमने, जब मेरा कार्यकाल था जी। उसी समय इसका जमीन का अलॉटमेंट कराया और जमीन में अलॉटमेंट करा करके उसकी नींव भी माननीय कृष्ण गोपाल जी, शेषर कार्यवाह, वसुंधरा राजे सिंधिया जी और यहाँ के संघ के अधिकारी और लघु उद्योग भारती के अधिकारियों द्वारा उसकी नींव की स्थापना की। आई एम द वन ऑफ द मेंबर कीप द फाउंडर स्टोन जी। एट द प्लेस ऑफ द स्किल डेवलपमेंट सेंटर। राइट। सो ये एक आज वटवृक्ष का रूप लेवा है जी। और अभी राजस्थान के अंदर 13,500 फैक्ट्रीज हमारे आजीवन सदस्यता के नाम पे जुड़ी 13,500 फैक्ट्रियाँ हैं। 13,500 फैक्ट्रीज हैं। फैक्ट्रीज है। हम सदस्य जो है वो एक कारखाने को फैक्ट्री मानते हैं। अगर 13,500 कारखाने की फैक्ट्री मानते हैं तो अगर मान लो 40 या 50 का भी एवरेज लेते हैं हाँ। तो मोर देन 6.5 लाख 7 लाख लोग हमारे इस संगठन से केवल राजस्थान में ही जुड़े हुए हैं। जी जी, इतना बड़ा बहुत विशाल बड़ी बात हमारा है। एक वटवृक्ष के रूप में जी। यह काम कर रहा है। मैं हाँ जी, जैसे आपने काफ़ी विचार रखे, मैं ये जानना चाहता हूँ लघु उद्योग भारती के सहयोग से लघु उद्योग इकाइयों को किस तरह से, जैसे आपने मालदह की बात किया, और कौन कौन से स्टेट में क्या क्या चीज़ें और पॉलिसी में आपने सहयोग करके उद्योगों को बढ़ाया है? हमने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक, जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी 2013 से 18 के बीच के अंदर, उस समय हमने एक यहाँ राजस्थान के अंदर ही अपने जो फैक्ट्रीज के अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी लेबर की मृत्यु हो जाती है, तो दे वर ट्रीटिंग एज ए 302 का केस दर्ज करते थे। 302 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हमारे ऊपर लगाते थे, मालिक के ऊपर। वो तो बहुत ही उसके अंदर हमने उसमें अमेंडमेंट कराया। पुलिस वालों को ये निर्देश दिए गए, आप उसकी जानकारी पहले लोगे तो 302 की जगह 304A लगा करके उसके ऊपर अलग सेक्शन लगा करके उसके ऊपर आप इंक्वायरी पहले करोगे, बाद में नहीं। अदरवाइज क्या होता था, पहले ही सेक्शन लगा के तो मर्डर टू अटेम्प्ट हो जाता था तो वो मालिक को हरेसमेंट हो जाता, हरेसमेंट होता था जी। उसके अंदर बहुत बड़ी छूट दिलाई। बहुत बढ़िया बात। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आ गई, प्राइम मिनिस्टर बने, तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में हमने जैसे ही शुरुआत, अब जब प्रकाश जावड़ेकर जी उस समय पर्यावरण मंत्री थे जी, तो देश के अंदर पर्यावरण के कारण, पोल्यूशन के कारण इंडस्ट्रीज को काफी बड़ा हर्डल होता था। आज उस समय केवल 3 प्रकार की वो कैटेगरी थी, जिसको हम कहते हैं कि ग्रीन कैटेगरी, ऑरेंज कैटेगरी और रेड कैटेगरी। ओके। लेकिन हमने कहा कि भाई कुछ छोटी इंडस्ट्री ऐसी है जो पोल्यूशन करती ही नहीं है, पर्यावरण बिगाड़ती ही नहीं है, ग्रीन में आ जाएगी। आओ तो वो ऐसे ग्रीन में आती थी, लेकिन फिर भी हमें एनओसी लेनी पड़ती थी, हमें जाना पड़ता था। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने पड़ते थे। उस समय एक और कैटेगरी बनाई, व्हाइट कैटेगरी। अच्छा, ग्रीन के बाद व्हाइट कैटेगरी। तो ग्रीन आज के टाइम में देश भर में इंडस्ट्री लगाने वालों की 3 की बजाय 4 कैटेगरी बन गई, जितनी माइक्रो लेवल तक की, और ऐसी इंडस्ट्री माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री में जो बिल्कुल पर्यावरण बिगाड़ती नहीं है, पोल्यूशन, तो एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है। नॉन एनओसी व्हाइट कैटेगरी हो गई। इंडस्ट्रीज लगाइए आराम से, किसी को आपको किसी तरह की एनओसी और डॉक्यूमेंटेशन करने की ये काम देश भर के अंदर लघु उद्योग भारती ही थी जिसने कराई। बहुत बढ़िया। 1947 के इतिहास के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो पर्यावरण मुक्त हुआ है। अभी भी काफ़ी हेडल्स देखे जा रहे हैं, क्योंकि आप आज 45-50 साल से सेवाएं दे रहे हैं, लघु उद्योग भारती की इकाइयों को दे रहे हैं और उद्योगों को दे रहे हैं, और जानते हैं, समझते हैं, बात करते हैं। आप अपने क्षेत्रीय प्रचारक भी हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्र में आप घूमते हैं, तो किस तरह की अभी करंट में क्या सिनेरियो है उद्योग इंडस्ट्रीज के लिए? अभी भी समस्याएं तो बड़ा वटवृक्ष की भांति है। अभी भी जीएसटी लग गया, हालांकि जीएसटी लगने के बाद बहुत सारे टैक्सेशन से उद्योगपति व्यापारियों को आराम मिला, और जीएसटी में अमेंडमेंट भी हो रहे हैं रेगुलर। क्या अब मेजर समस्याएं 8-10 जो आप समस्या आपकी जानकारी में है और आपके पास्ट एक्सपीरियंस में है कि ये समस्याएं अभी भी जो की तरह बनी हुई है? देखिए, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो है उसके और समस्याओं के बीच में चोली और दामन का संबंध है। जब हम पहले कहते थे कि जब इंडस्ट्री लगाओगे तो चप्पल घस जाती है, लेकिन फिर भी अपन डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई प्रकार के डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर आज भी इसके अंदर लगते हैं। हम इस प्रकार से करते हैं कि लेबर एक्ट के तहत भी काफ़ी सेक्शन हेडल्स हैं, काफ़ी कुछ। लघु उद्योग भारती ये प्रयास कर रही है कि भारत सरकार
स्मॉल फैक्ट्रीज एक्ट बनाए। 50 से नीचे जिसमें लेबर काम करते हुए उसके ऊपर कोई प्रकार की लेबर एक्ट के पालना का ना हो, केवल पीएफ और ईएसआई के अलावा किसी सब प्रकार की छूट उसको बिल्कुल मिलनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी के अलावा कोई भी प्रकार का एक्ट उसके ऊपर लागू नहीं हो। जी, मोदी जी की सरकार ने उस प्रकार से अलग अलग लेबर कोड ला करके उसमें काफी रिलैक्सेशन दिया है, लेकिन अभी भी काफी काम बाकी है। काम बाकी है। जी, इसी प्रकार से जीएसटी आया, आपने जीएसटी की भी चर्चा की। आई वॉज द मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल एडवाइजरी कमेटी। ओके। इट वॉज फॉर्म्ड इन 2017। जीएसटी आने के पहले जब अरुण जेटली जी देश के वित्त मंत्री थे जी, तो जीएसटी आने के पहले जीएसटी लॉ बनाने की कमेटी के अंदर भी आई वॉज द मेंबर। अटल जी के टाइम की बात कर रहे हैं? नहीं, अरुण जेटली जी। अच्छा, मोदी जी 2014 से 2019 के बीच में जब जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया जी, तो जीएसटी लॉ बनने की प्रक्रिया 2016 में प्रारंभ हुई जी। तो जब हुई तो वहाँ माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री एमएसएमई मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री जब इसका लॉ ड्राफ्ट कर रहे थे जी, उस समय भी हमारे से राय लेते हुए आई वॉज द मेंबर ऑफ उस समय दैट कमेटी। Okay. आई वॉज द नेशनल प्रेसिडेंट एट दैट टाइम ऑफ द लघु उद्योग भारती। लघु उद्योग बात है। तो मैं राष्ट्रीय महामंत्री 2011 से 15 तक रहा जी, और 2015 से 17 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा जी। तो उस समय मैंने पूरी जीएसटी लॉ बनाने के अंदर भी अपने सुझाव दिए होंगे। अपने सुझाव भी दिए और लॉ ड्राफ्ट करने के अंदर भी अधिकारियों के साथ में भी रहा। जी। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ए प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं इस लॉ के बारे में भी जानता था, तो उसमें भी मैंने उसकी राय दी। जी। दूसरा, बाद में 2017 में जब लॉ बन गया पर आने के बाद में काफी जीएसटी का आने के बाद हड़कंप था, कई लोगों को बहुत taxation हड़कंप लगा, था, बहुत काफी बड़ी समस्याएं रही। हाँ। गुजरात का इलेक्शन 2017 का जब अक्टूबर नवंबर में होने वाला था, जी। नवंबर में, उसके पहले काफी लोगों को टेक्सटाइल वहाँ सूरत अहमदाबाद में भी था जी, उस समय एक लॉ रिव्यू कमेटी बनाई थी 6 आदमियों की। आई वॉज द वन ऑफ द मेंबर ऑन दैट 6 मेंबर्स में से मैं ऑल इंडिया के लेवल पे एक मेंबर Okay. था। तो ये तो बहुत उस समय 169 बड़ी बात है राजस्थान के लिए भी कि आप वन ऑफ द मेंबर रहे उस कमेटी के। और 169 पेज की हमने एक किताब लिख करके जेटली जी को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को दी। विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए। उसमें से मुझे लगता है आज की डेट तक 80-90% सुझाव उन्होंने माने भी और धीरे धीरे 2017 के अमेंडमेंट होते हुए में भी हम 2021-22 तक जब तक इसकी समस्याएं रहती रही हाँ। तब तक हमने काफी अमेंडमेंट कराए। आई थिंक लघु उद्योग भारती इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा लिखे गए लेटर के द्वारा मैक्सिमम अमेंडमेंट्स हुए और इंडस्ट्रीज के सुधार सरकार के लिए, ने व्यापार के सुधार के लिए सुधार को काफी स्वीकार amendment किया। हुए। मतलब आपका ये कहना है लघु उद्योग भारती के द्वारा दिए गए सुझावों को सरकार ने गहरी जांच पड़ताल करके सुझाव को स्वीकार किया और उनमें अमेंडमेंट किया। Okay. बहुत बड़ी बात है ये आपके संगठन के लिए और आपके लिए। और क्या मतलब आगे अगर संभावनाएं देखें उद्योग और इंडस्ट्रीज की, क्या संभावनाएं फ्यूचर 10-15 साल में आगे नजर आ रहा है आपको? आज मोदी जी की सरकार जो है, अपन जानते हैं कि 11th कैटेगरी के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था थी जी। 2014 के पहले 11वें स्थान में वर्ल्ड के अंदर भारत का स्थान था जी, जो धीरे धीरे घट करके आज हम तीसरी चौथी पे आ गए, चौथी पे आ गए, तीसरी पे बहुत अग्रसर है और थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर अपन आगे बढ़ने के जी। ये जितने भी ट्रम्प्स के द्वारा अलग अलग प्रकार का ये टेम्परेरी फेस, बट वास्तव में भारत इस फेज से भी निकल जाएगा भारत बढ़ रहा है। लेकिन भारत बढ़ने के लिए जो हमारे देश के अंदर अभी परिस्थिति है उस परिस्थिति के अंदर माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज का जो सामंजस्य है एक्चुअली में रोजगार देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट का देने के लिए सबसे बड़ा साधन जो है वो सूक्ष्म एवं मध्यम लघु उद्यम उद्योगी है जी। और इसको प्रोत्साहन देने के लिए कल के जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है उसके अंदर लघु उद्योग और स्वदेशी इस दोनों के ऊपर खूब जबरदस्त दिया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक की भी चर्चा शताब्दी वर्ष की उन्होंने की है जी। लेकिन लघु उद्योग और स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया के ऊपर बड़ा जोर दिया है जी। और मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया संभव तभी होगा जब हम माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज का हम सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी उनको ग्रो करने में, उनकी पॉलिसी उसका निश्चित रूप से बिना सपोर्ट कुछ मेजर पॉलिसी में जो चेंजेस आप देख रहे हैं आज की परिस्थितियों में, आपके हिसाब से वो 4-5 चेंजेस अगर बताना चाहें, बोलना चाहें? देखो, हमें ये आज भी कुछ बिंदु जैसे जीएसटी के अंदर हम आज भी सोचते हैं कि पहले जो एक्साइज ड्यूटी के अंदर हमारा जीएसटी 1.5 करोड़ तक का माफ था, तो हम चाहते हैं कि जीएसटी के अंदर
कुछ 25% इंसेंटिव जो है जीएसटी टैक्स का, हाँ या जॉब वर्क पे जीएसटी उसको रिड्यूस करे। हाँ इस प्रकार के कुछ सुझाव भी हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जहाँ बैकवर्ड इंडस्ट्रियल एरिया है, उनको support रूरल करें। इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ कोई इंडस्ट्री स्थापित हो तो उसको कुछ इंकरेजमेंट के लिए GST फ्री कर दिया जाए। जीएसटी के अलावा भी उनको इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के द्वारा या इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन देने के लिए, प्रमोशन के लिए बैंकिंग सपोर्ट मिले। बैंकिंग सपोर्ट भी दे, जी। इंटरेस्ट रेट के अंदर कुछ छूट मिले। हाँ आज की डेट के अंदर इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बड़ा हर्डल ब्याज की मार है। ब्याज तो की मार है। और इंडस्ट्री लगाने के लिए गेस्टेशन पीरियड 2-3 साल का लगता है एक जी, इंडस्ट्री का। जी। तो वहाँ कहीं न कहीं निश्चित रूप से उसका 3 से 5 competition साल है। की अगर स्टार्टअप क्योंकि नया उद्यमी मिल जो जाए। है आज की डेट में न्यू उद्यमी जितना भी है, न्यू एंटरप्रेन्योर्स है, जो एजुकेटेड मास स्टूडेंट्स है, जो अपना उद्यम IIT, शुरू करना चाह रहे हैं। CA, CAS अलग अलग प्रकार का एजुकेशन प्राप्त करने के बाद में आज की तरफ वो जॉब की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। जी लघु उद्योग भारती की हमेशा एक प्रारंभिक रूप से एक वो रहा है कि हम जॉब प्रोवाइडर बने, जॉब सीकर नहीं बने। जॉब से करनी बने। अब उल्टा हो रहा है, लघु उद्योग भारती या लघु उद्योग जो है हमेशा जॉब प्रोवाइडर था, जॉब देता था, जॉब लेने की मांग नहीं करता था। हमारा हाथ हमेशा ऊपर रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। हाथ नीचे की तरफ मांगने वाला नहीं रहना चाहिए। जी। तो हम चाहते हैं कि हम जॉब प्रोवाइडर बने, और जॉब प्रोवाइडर तब जो बनेंगे- नया यूथ आ रहा है वो जॉब ले नहीं दे। आपका ये कहना है। जॉब प्रोवाइडर बनने के लिए जिस प्रकार का एनवायरनमेंट अभी इंडस्ट्रीज के लिए, जब भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से, अभी राजस्थान सरकार ने राइजिंग राजस्थान के अंदर लैंड की उपलब्धि है, ब्याज के अंदर कुछ छूट करने के लिए जी। है, राइजिंग राजस्थान की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, जी। अलग अलग प्रोडक्ट की पॉलिसी भी है, ये वो ला रहे हैं। उसके अंदर अच्छी तरह से लैंड की अवेलेबिलिटी सस्ते भाव से हो जाए और लोग इंडस्ट्री लगाने के लिए आए, तो युवा उद्यमी जो टेक्नोलॉजी, एक ध्यान रखनी चाहिए, क्रीम हमेशा जॉब प्रोवाइडर बनेगा। क्रीम अगर जॉब में जाएगा तो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ नहीं होगी। नहीं होगी। क्रीम हमेशा इंडस्ट्रीज लगाएगा तब तो वास्तव में इंडस्ट्री भी ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करेगी। उसका नॉलेज, उसकी स्किल्स का, उसका इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलेगा, तो जी। सपोर्ट मिलता है। जी। तो निश्चित रूप से ये एक स्थिति हमेशा बनने के लिए रहे। जी। लघु उद्योग भारती आज की डेट के अंदर देश की चाहे किसी भी प्रकार की पॉलिसी हो, पॉलिसी मेकिंग का भारत सरकार के अंदर One of the important role- पार्ट है। पार्ट कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी होती है, चाहे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर जी। हो, चाहे एमएसएमई डिपार्टमेंट के अंदर हो, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर हो, जी। चाहे स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हो, केमिकल फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हो, यहाँ की जो अलग अलग प्रकार की पॉलिसी बनती है, उस पॉलिसी का वी आर द पार्ट। लेबर पॉलिसी के अंदर चाहे पहले, आजकल तो मीटिंग नहीं होती, लेकिन जितनी भी पहले वो स्टैंडिंग लेबर कमेटी की और इंडियन लेबर कमेटी की ILO के अंदर हम आज भी पार्टिसिपेट करते हैं। हर साल हमारे लघु उद्योग भारती की तरफ से 2 मेंबर ILO के अंदर पार्टिसिपेट करते जी। हैं। तो भारत सरकार का लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल के ऊपर भी विभिन्न जगहों पे जहाँ जहाँ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का रोल है, हम एक पॉलिसी मेकिंग का पार्ट। जी। अभी भी बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं उद्योगों के साथ। जैसे पर्यावरण एक मेजर समस्या बनी हुई है। माइनर्स के लिए एक पर्यावरण की जो अनुमति लेनी पड़ती है, बहुत सारी राजस्थान में माइंस बंद हुई है अभी लास्ट 2-3 साल में, और लगातार वो हेडल्स में रहते हैं। एक चैलेंज रहता है पर्यावरण का, उनके पास एक तलवार अटकी लगी रहती है उनके गले पे कि माइनिंग पर्यावरण। दूसरी बात है, अभी बैंकिंग अपना इतना स्मूथ नहीं हुआ कि जो आम आदमी उद्यमी बन सकें। आम आदमी को उसके पास टैलेंट होने के बाद भी बैंकिंग उनको इतना प्रोत्साहित नहीं कर पा रहा। हालांकि मोदी सरकार ने वो नीतियां तो बना दी, पॉलिसी बना दी, बहुत सारे उद्योगपति उद्यमी लाभान्वित भी हुए हैं, लेकिन उतना लाभान्वित नहीं हो पा रहे एज पर बैंकिंग पॉलिसी मेकर और बैंकिंग चैलेंजेस की वजह से। उस पर आप थोड़ा देखिए, आपने जो आज प्रेजेंट समस्या के बताया कि माइनिंग इंडस्ट्रीज राजस्थान के अंदर जो प्रकार का चैलेंज है, आपने बताया बैंकिंग एक चैलेंज है। जी। मैंने आपको जैसे बताया कि वी आर द पार्ट ऑफ द आरबीआई गवर्निंग बॉडी। हम आरबीआई के अंदर जो एमएसएमई की जो सुझाव कमेटी होती है, उसके अंदर कमेटी के अंदर भी मेंबर है। जी। बैंक फाइनेंस के अंदर हर बैंक के साथ में हमारी वार्तालाप होती है। सीडबी जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक बनी हुई है, उसके साथ में हमारी चर्चा होती है। जी।
इसी प्रकार से स्टेट लेवल के ऊपर माइनिंग जो मिनिस्ट्री है, हाँ, माइनिंग मिनिस्टर्स के साथ में जो छोटे छोटे माइंस बंद होते हैं उसके ऊपर किस प्रकार से आगे डेवलपमेंट किया जाए, Right. हम उसके अंदर भी चर्चा का पार्ट लेते हैं। जी, और भारत सरकार से भी अभी जैसे मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स के ऊपर चर्चा लड़ रही है, तो हमने उनके ऊपर भी एक अच्छा सुझाव वहाँ पे अभी जो रेड्डी जो हैदराबाद के जो है वो मंत्री हैं माइनिंग मिनिस्टर सेंटर के अंदर, जी, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि इसको माइनिंग मिनरल्स और मेजर मिनरल्स के अंदर अलग अलग है, लोगों को तकलीफ नहीं आए। जी, इसी प्रकार से लघु उद्योग भारती केवल सरकार के बिंदुओं पे भी निर्भर नहीं है, हमने हर प्रोडक्ट का अलग अलग ग्रुप बना रखा। हमने 37-38 ऐसे उत्पाद समूह अलग बना अलग ग्रुप रखे। बना लिए। जैसे एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर है, तो इसमें टेक्सटाइल आपस है, में नॉलेज शेयरिंग भी होती है। फार्मास्यूटिकल भी है। इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रिकल आइटम्स का भी एक ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का एक अलग ग्रुप है, और प्लास्टिक पैकेजिंग का अलग ग्रुप है, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के साथ में ग्रुप है। हर प्रकार के प्रोडक्ट ग्रुप में आने वाली विभिन्न प्रकार की पॉलिसी, तो हम देश भर के अंदर, हमारा देश के अंदर लघु उद्योग भारती का फैलाव जो है आज की डेट के अंदर छोटे से छोटे स्टेट के अंदर, अरुणाचल प्रदेश की इकाई अब बन रही है, मेघालय की इकाई मैंने स्वयं ने जाके बनाई है, त्रिपुरा इकाई मैंने स्वयं जाके, सिक्किम की इकाई जाके बनाई है, पुडुचेरी की इकाई बनाई है, सिलवासा गोवा दमन दीव की इकाई बनाई है। तो ये छोटे छोटे स्टेट के अंदर प्रत्येक स्टेट में लघु उद्योग भारती का काम है। अब उस स्टेट के अंदर हर स्टेट से 2-2, 3-3 व्यक्ति हम इस प्रोडक्ट ग्रुप में अलग अलग जोड़ते हैं जी। फिर मंथली और क्वार्टरली, मंथली वर्चुअल और क्वार्टरली हम फिजिकली भी कुछ लोग एक साथ बैठते हैं जी। उस उत्पाद समूह के अंदर जो आने वाली समस्या है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं और चर्चा करके गवर्नमेंट के सामने गवर्नमेंट के साथ में किस प्रकार से कोई एक्सपोर्ट के अंदर कोई तकलीफ आ रही है, इंपोर्ट के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस आ रहा है, इंपोर्ट के अंदर एंटी डंपिंग ड्यूटी का कोई लगने का प्रावधान आया है जिसके अंदर हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के देश को बचाना है। हम शो का जागरण स्वदेशी को अपनाने के लिए हम किस प्रकार से लोगों को हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रोत्साहन मिले जी, इस प्रकार की प्रक्रिया का भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल थ्योरेटिकल हमारे यहाँ वर्किंग है, हम प्रैक्टिकली जो लोग जिस इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं उन लोगों से सुझाव लेते हैं और चर्चा करते हैं, हाँ। रेगुलर चर्चा करके उसकी बातचीत करते हैं जी, उससे उसका समाधान करते हैं। तो हमें फिजिकली भी बहुत बड़ा इसका थोड़ा सा राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं कि भारत आज कहाँ खड़ा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में चाइना को देखा जाता है, आज से अभी भी चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में है, तो भारत कहाँ खड़ा है। और दूसरी चीज़ अगर भारत की बात करें तो अभी उस स्किल और उस तरह का क्लस्टर और उस तरह की बैंकिंग व्यवस्था, मैं वापस बैंक पे भी आ रहा हूँ, क्लस्टर नहीं है कि जो अलग अलग, जैसे आपने कहा अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, तो ग्रुपिंग उस इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो अलग अलग एरिया में क्लस्टर बनाए जाते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज के साथ मिलके, जो उस इंडस्ट्रीज को ग्रो कर सके, वो अभी उस तरह की पॉलिसी अभी इंडिया में बन तो रही है लेकिन फील्ड में कुछ दिख नहीं रहा मोटा। क्लस्टर डेवलपमेंट की योजना केंद्र सरकार के अंदर भी है जी, क्लस्टर डेवलपमेंट होता भी है जी, अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर क्लस्टर डेवलपमेंट है। कई कई जगह स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसके जोन भी बने हुए हैं जी, उसमें लगने वाला सेंट्रल उसके ऊपर कंट्रोल के लिए हाँ। एक अधिकारी, अलग अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। हाँ। एमएसएमई के अंदर उसके लिए 15 करोड़ रुपए का एक प्रावधान भी है जहां आप उसके लिए लेबोरेटरी वगैरह सब लगा सकते हो जी। तो ये सारी व्यवस्थाओं के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु मैक्सिमम इस प्रकार से यूटिलाइज करने वाला प्रोडक्ट है जो क्लस्टर डेवलपमेंट के अंदर उन्होंने सबसे ज़्यादा स्कीम का फायदा लिया है। ये सब स्टेट गवर्नमेंट में भी निर्भर करता है कि जो क्लस्टर योजना है उसमें उस स्टेट की गवर्नमेंट जमीन दे दे उस क्लस्टर के लिए, तो बाकी फाइनेंस केंद्र सरकार करते हैं, बाकी इंडस्ट्रीज वाले खुद मिल करके जो उसको क्लस्टर डेवलपमेंट करते हैं जी। क्लस्टर डेवलपमेंट होता ही है। ये बैंकों के अंदर जो रेगुलेशंस है उसके लिए हम बैंक के रिलैक्सेशंस के लिए बराबर पार्टिसिपेट करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के लिए हम लगातार इंटरनेशनल लेवल पे हम जाएं उसके लिए करते हैं। आज देश के अंदर तो स्वाभाविक रूप से जब कोरोना लगा तो आपको मालूम है कि देश के अंदर कितनी जल्दी वैक्सीन का निर्माण हुआ। भारत का वैक्सीन सबसे बेस्ट वैक्सीन था जी। हमने पूरी दुनिया में सप्लाई हुई। हाँ। हमने कई प्रकार के वेंटिलेटर्स वगैरह की खूब सुविधाएं हमारे साथ में बिल्कुल बिल्कुल। हमने खुद ने गैस के
अवेलेबिलिटी हो, हाँ, ऑक्सीजन की maximum availability हो, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए काफी बड़े प्रोजेक्ट हमारे यहाँ एक साथ इमीडिएटली आए, बिल्कुल। तो बहुत क्विक रूप से आया। उसके बाद में आपने देखा होगा जैसे ही कोरोना समाप्त हुआ, हमने डिफेंस के अंदर सेल्फ निर्भरता के अंदर जहाँ पहले हम 90% प्रोडक्ट इंपोर्ट करते थे, आज 80% प्रोडक्ट हम खुद अपना भारत का ही निर्मित डिफेंस देते हैं, यूज कर रहे हैं। और अभी तो इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हम इन सब चीजों के काफी हम अग्रेसिव defense मोड के- पे दिख रहे हैं भारत की इंडस्ट्री, भारत की पॉलिसी और हम इसके इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए मार्केटिंग का अरेंजमेंट भी करते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ IIF फेयर लगता है, इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर लगता है। महिलाओं के लिए हमने एक अलग से स्वयं सिद्धा करके एक अलग एग्जीबिशंस किया है। जी शिडोज अभी हम कर ही रहे हैं, जो शिडोज के तहत हम अलग अलग स्टॉल्स वगैरह लेकर के मार्बल और ग्रेनाइट के अंदर जी। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हम इसका एग्जीबिशंस का पार्टिसिपेट करते हैं, जो इस प्रकार से डेवलपमेंट हो। लोकल प्रोडक्ट के लिए जो टेक्निकल चीज़ है, जी। टेक्नोलॉजी है, नो हाउ है, हाँ। उसकी अवेलेबिलिटी हो, तो हमने जैसे भी पीछे बताया, मैंने प्रोडक्ट ग्रुप अलग अलग बना रखे हैं देश भर के अंदर। जी तो उन प्रोडक्ट ग्रुप के अंदर हम डिफरेंट प्रकार की ITI, IIT, इसके इस एक्सपर्ट तरह की संस्थाओं लोगों को को, इसके जोड़ते एक्सपर्ट हैं। लोगों को, वैज्ञानिकों को, जोड़ते हैं। साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स को, प्रोफेसर्स को हमारे साथ में इंटेलेक्चुअल ग्रुप हो जाता है वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को भी जोड़ते हैं, ताकि उस इंडस्ट्रीज की नई टेक्नोलॉजी क्या जाए, अडॉप्ट की जा आजकल सके। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न, जब तक आप आधुनिक नहीं बनेंगे तो ग्रो नहीं कर पाएंगे, डेवलप नहीं कर पाओगे, तो पुरानी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसके आधार पर ग्रोथ नहीं किया जाता है। जी। तो हमें नई टेक्नोलॉजी को इमीडिएटली एडॉप्ट करना, जी उस एडॉप्ट करने वाली नई इंडस्ट्रीज को किस प्रकार से लाया जाए, जी। इसकी भी हम व्यवस्था करते हैं। जी। आज लघु उद्योग भारती जिस प्रकार से अलग अलग हम MOU करते हैं, जेम्स के अंदर हमारा लघु उद्योग भारती का अपना शेयर है, अलग अलग प्रकार से हम CSIR के तहत भी हमारा MOU हुआ है। जी। तो देश की टेक्नोलॉजी में, देश की मार्केटिंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जैसे आपने बताया लघु उद्योग भारती। आपसे चर्चा करके उन पर कैसी वाकई में एक आपने ब्रॉड व्यू रखा, एक लघु उद्योग भारती क्या संस्था है और किस तरह से आज देश के लघु उद्योग और उद्योग इंडस्ट्रीज को कैसे डेवलप करी है, आपने बताया, और वन ऑफ द फाउंडर मेंबर भी रहे हैं आप। मैं लास्ट में ब्रीफिंग मतलब अगर बात करें कि क्या आगे अगले अगर 2-3 मिनट में आप बता सकें कि भारत का भविष्य उद्योग और इंडस्ट्रीज में क्या है? भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। हम तो जो कल्पना करते हैं, आज के 2000 वर्ष पूर्व जी भारत विश्व की 1/3 इकोनॉमी केवल भारत था। भारत के अंदर केवल सोने का आयात होता था, और बाकी सब सुई से लगा करके जहाज तक हम वो अर्थव्यवस्था export थी। करते थे। तो वो अर्थव्यवस्था वो सोने की चिड़िया जो भारत थी, जी वो केवल किसी बड़े उद्योग या कृषि का नहीं थी। यहाँ छोटे-छोटे हर आदमी के हाथ में रोजगार था। जी। हर गांव के अंदर खाती, सुनार, लोहार, कुम्हार, किसान, हर गांव की अपनी आवश्यकता वही गांव में पूरा पूरी होती थी। इकोसिस्टम चलाता था। इकोसिस्टम ऐसा था। और आज वर्ल्ड इकोनॉमिक में भारत का शेयर केवल 2.5 से 3% है। पर अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर अपन जो ग्रोथ दिख रही है भारत में। 11वें पायदान से जो 5वें पायदान, फिर 4थे पायदान, अब 3रे पायदान में आने की तैयारी कर रहे हैं जी। तो निश्चित रूप से ये वर्ल्ड इकोनॉमी में अपना शेयर, हम तो ये कल्पना करते हैं कि पुराने जमाने में जो 1/3, लेकिन भारत सोने की चिड़िया था, और भारत की जो जलवायु, क्लाइमेट, और भारत के अंदर जो विविधता है, वो आज सपोर्ट करती है। किसी देश के अंदर नहीं मिलेगी जी। यहाँ पहाड़ भी है, समुद्र भी है, नदियाँ, जंगल मैदान, भी है, रेगिस्तान नदियाँ है। भी है, किसान भी है, पॉपुलेशन भी है, जी। और अच्छी खेती करने के लिए हम जैविक खेती के अंदर भी आगे बढ़ रहे हैं। हम देश के स्वास्थ्य के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे आजकल पहले जैसे स्टंट जो है वो इंपोर्ट होते थे, आजकल देश के अंदर स्टंट पर हर जैविक के मैं समझता हूँ बहुत काम है और बहुत कम काम हुआ है जैविक में। बातें जारी है, अभी कभी मौका पड़ेगा तो आपसे इस बारे में बात करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा में आपने अपना पक्ष रखा और लघु उद्योग भारती का पक्ष रखा, RSS के बारे में बताया। एक RSS का जो स्वर्णिम जो 100 साल पूरे हो रहे हैं, उसके बारे में 2 लाइन आप बोलना चाहें? अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई जी। 1925 के अंदर विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना हुई, और ये शताब्दी वर्ष के रूप में ये साल चल रहा है।
हमने पिछले 3 साल से शताब्दी वर्ष की प्रक्रिया के काम करना शुरू किया जी। रियल शताब्दी वर्ष इस विजयादशमी उत्सव से अगले विजयादशमी उत्सव तक रहेगा। 100 से 100 वर्ष, 1 वर्ष पूरा होने तक जी। हम विविध प्रकार के काम करेंगे। देश की प्रत्येक भारतीय पॉपुलेशन के घर के अंदर हम घर कर जाएंगे। ऐसा कोई भी घर इसमें छूटेगा नहीं जो जाकर के हम संपर्क नहीं कर पाएंगे। हमने एक जरा सा मैं 2 मिनट और लूंगा जी। आपके, हमने एक इस शताब्दी वर्ष में 5 प्रण तय किए, 5 प्रण तय किए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 5 प्रण तय किए, जिसकी मैं चाहूंगा कि आप इसको विस्तार रूप से इसमें आपकी आवाज में भी दें। 5 प्रण के अंदर हमने एक पहला 5 प्रण किया कुटुंब प्रबोधन। आजकल का जो भारतीय और हिंदू संस्कृति के साथ हिंदू परिवार जो विघटित हो रहा है, टूट रहा है, उसके लिए हमने कहा है कि निश्चित रूप से कुटुंब प्रबोधन के रूप में सप्ताह में एक बार परिवार के सब सदस्य एक साथ भोजन करें। जी। घर के अंदर जहाँ जिस धार्मिक भावना से, जिस भगवान से, जिस इष्ट देव से अपन जुड़े हुए हैं, उसकी निश्चित रूप से 5-7 मिनट पूजा पाठ वगैरह इस प्रकार से करें। जी। साहित्य का पालन करें। घर में मर्यादाओं के तहत महिलाएं, बच्चियां अपनी वेशभूषा, भारतीय वेशभूषा का पालन करें। जी। अच्छे पूर्ण वस्त्र व पूर्ण परिवार ढका रहे, इस प्रकार से वस्त्र पहने, पाश्चात्य सभ्यता को न अपनाएं। जी। और कुटुंब के साथ में जिस प्रकार से भारतीय त्योहार है उसकी जानकारी हो, हमारे इष्ट देव भगवान वगैरह के बारे में बच्चों को भी जानकारी रहे, संस्कार ऐसा पड़े कि छोटे और बड़े का कदर रहे, और हम इस प्रकार से एक कुटुंब प्रबोधन का डेवलपमेंट करें। जी। मैं एकदम संक्षिप्त में बता रहा हूँ, बाकी विस्तार बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार से हम दूसरा जो करते हैं वो है हमारा पर्यावरण। देश के अंदर अभी जो देश के अंदर पर्यावरण के कारण काफी प्रॉब्लम आ रही है। ग्रीनरीज का डेवलपमेंट हो, हर घर के बाहर एकदम पेड़ की निर्माण हो, घर गली के अंदर पेड़ हो। हम जैसे लघु उद्योग भारती के नाते हेयर फैक्ट्री के बाहर पेड़ लगे, पर्यावरण का। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो। प्लास्टिक अगर थैली जो है कहीं हमने रास्ते में डाल दी और उसने गाय ने खाई तो गाय मर जाएगी। प्लास्टिक के कारण जमीन खराब होती है, केमिकल खराब होता है, केमिकल युक्त प्लास्टिक होता है। हाँ। उसके कारण पैदावार के अंदर तकलीफ आती है, हमें कई प्रकार की दिक्कत आते हैं। तो पर्यावरण का भी अपन पालन करें। तीसरा, हम सामाजिक समरसता के ऊपर बड़ा जोर दे रहे हैं। देश के अंदर कभी भी जाति प्रथा थी नहीं। अच्छा, ये अभी 100-200 साल की देन है आप कह रहे हैं? हाँ, ये तो अभी पिछले 200-300 सालों की देन है। वेदों के अंदर भी कभी भी वर्ण जो है, चार ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र के किसी प्रकार का नहीं था। शूद्र कोई व्यवस्था ही नहीं थी। लेकिन वहां कर्म के आधार पे जो करते थे उनको पालना करते थे। क्षत्रिय जो रक्षा करता था उसको क्षत्रिय बोलते थे। बाकी वहां कोई जाति प्रथा, अगर जाति प्रथा होती तो भगवान राम सबरी के बेर क्यों खाता? सबरी के बेर वो क्यों केवट को अपनाता? क्यों भगवान कृष्ण जो है अलग अलग पुतना के? ये प्रकार से ये जो सारी स्थिति है, ये इस स्थिति को देखते हुए कभी हमारे इसी कालखंड की 100-200-500 साल की देन है। तो संघ ने भी हमारे वांछित परिवारों को, हमारे यहाँ सेवा भारती करती है, वनवासी कल्याण केंद्र करता है। हमारे यहाँ संघ स्वयं डायरेक्ट सेवा कार्य में इन्वॉल्व रहता है, विश्व हिंदू परिषद अलग सेवा कार्य में इन्वॉल्व रहता है। हम ये चाहते हैं कि सामाजिक समरसता का भेदभाव रहे नहीं। सामाजिक समरसता ऐसी पर छुआछूत का मामला नहीं है, सामाजिक समरसता अपनाएं। हमने एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने दूंगा। हम आजकल आग्रह करते हैं कि भारत के अंदर 2 बार नवरात्र आता है। हाँ। दोनों नवरात्र के अंदर शेड्यूल कास्ट जिसको कहते हैं, दलित वहाँ की कन्याओं को ला करके अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें, उनके साथ में उनको सम्मान दे। ये धीरे धीरे किसी प्रकार का भेदभाव रहना ही नहीं चाहिए। मतलब भेदभाव और ये जातीय प्रथा को खत्म करने के लिए आरएसएस जी तो कोशिश कर रहा है। 1 साल भर के अंदर हम हर जगह इसका करेंगे। बिल्कुल, पिछले 2 साल से भी कर रहे हैं। इसने भेदभाव के कारण, जातीय प्रथा के कारण हिंदुस्तान को पता नहीं कितने टुकड़ों में बांट दिया और बर्बाद कर दिया, मैं ये कहूंगा। तो हमने ये तीसरा जो लिया वो सामाजिक समरसता लाने के लिए हर जगह घर से संपर्क करना, बातचीत करना, लोगों को जानकारी देना। जी। चौथा हमने मुद्दा लिया वो 100 का जागरण है। स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी, मोदी जी ने भी माननीय स्वदेशी की बात के बारे में जानकारी दी। बिल्कुल। और स्वदेशी वस्त्र का यूज करो, यहाँ के प्रोडक्ट को यूज करो। घर के अंदर खाने पीने, पहनने करने, डेली यूज के आने वाली चीजें, साबुन, तेल, जो जितनी मैक्सिमम हो सकता है स्वदेशी का यूज करो। जितना हो सके। केवल टेक्नोलॉजी अगर यहाँ नहीं है तो वो उसका उपयोग करो, मशीनरी का उपयोग करो। अदरवाइज जो चीजें अपने यहाँ अवेलेबल है, हमें गौरव होना चाहिए हिंदुस्तान के प्रोडक्ट का। संस्कृति का पार्ट है।
हम हिंदू हैं इसका गौरव होना चाहिए, बिल्कुल। हम भारतीय हैं इसका गौरव होना जी। चाहिए, हम यूज करने वाली चीज हमारी है इसका गौरव होना चाहिए। बिल्कुल। तो 100 का जागरण ये हमारा एक बिंदु है। तो 5वां बिंदु हम जो कहते हैं नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य हर सिटीजन का एक कर्तव्य है कि अनुशासन का पालन करें। अनुशासित नहीं होता शायद हिंदुस्तान 100-200 500 साल में अनुशासन ही भूल गया, जिससे सारी व्यवस्थाएं बिगड़ रही है अपनी। और अनुशासित हो जाए हिंदुस्तान तो पता नहीं, मैं समझता हूँ कि वापस लीडर बन जाएगा विश्व का। तो उस अनुशासन का पालन करें जी। और अनुशासन का पालन करने के लिए क्या है, हम भारतीय नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य क्या है, हम हेलमेट का उपयोग करना तो करें, हम सिग्नल का पालन करें, अगर गाड़ी चला रहे कानून व्यवस्था का पालन करें, धर्म का पालन करें, लाइन में रहे जी, हमारी जहाँ व्यवस्था रहती है उसका पालन करें। नागरिक कर्तव्य के नाते हम आपस के अंदर किसी प्रकार का जो है दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं तो उनको ठीक करने का तो हम लगे, लेकिन किसी के अंदर झगड़े के पड़ रहे। हमारा नागरिक कर्तव्य क्या है, उस नागरिक कर्तव्य सिटीजन नागरिक कर्तव्य के अंदर क्या है जी। तो नागरिक कर्तव्य का पालन करें। नागरिक कर्तव्य के नाते वोट देने का, तो वोट देने का अधिकार मैक्सिमम रहे, हमको देना पड़े। लेकिन पास में कहीं पास में रहे, घुसपैठिए पास में परिवार के अंदर रह रहे हैं, बांग्लादेश में घुसपैठिए आ रहे हैं, आज उसके घुसपैठिए के बारे में कल मोदी जी ने बोला। तो ये हमारा नागरिक कर्तव्य है कि इस देश के नागरिक ही इसका फायदा लें, विदेशी आकर के यहाँ अपने कब्जा न करें, तो हर व्यक्ति जानकारी के रूप में साथ में रहे। तो इस 5वां हमने कहा कि नागरिक कर्तव्य का पालन करें। जी जी, आपने बहुत बढ़िया तरह से आरएसएस की भूमिका को बताया, आपकी लघु उद्योग भारती की भूमिका को बताया, राष्ट्रीय निर्माण में कैसे उद्योग और इंडस्ट्री सहयोग कर रही है उसके बारे में बताया, और पॉलिसी मेकिंग के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो लघु उद्योग भारती सहयोग कर रहा है और मिलकर काम कर रहा है, ये सब बताया। आगे भी चर्चा हम आपसे करते रहेंगे और ये जानकारी मैक्सिमम उद्योगपति व्यापारियों तक पहुँचे, हम ये उसको उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम तक हम पहुँचाएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और अपनी बात रखी और लघु उद्योग भारती से संबंधित चीज़ों पर चर्चा की। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को यहाँ अवसर दिया, हमने इस चीज़ को रखा है, इसका फायदा समाज को मिले। बिल्कुल जी, धन्यवाद।